नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। साथियों, ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि साथियों इस वीडियो में हम आपके लिए कराने वाले हैं एमए पॉलिटिकल साइंस का 7वां पेपर। 7वें पेपर का जो साथियों लास्ट यूनिट बची थी उसको कराने वाले हैं, 6ठी यूनिट को, जिसमें साथियों टिप्पणी वाले क्वेश्चन आते हैं। इस वीडियो में हम उसे कराने वाले हैं। जो साथियों आपको 10वां क्वेश्चन देखने को मिलता है कि किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए, उस क्वेश्चन को कराने वाले हैं साथियों। इसमें से आपको एक या दो टिप्पणी देखने को मिल जाएगी। तो चलिए साथियों बिना रुके वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। यदि साथियों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथियों वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें, ताकि साथियों जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। समकालीन राजनीतिक सिद्धांत, एमए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस कोर्स 7th, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ। लेटेस्ट सिलेबस कॉन्टेम्पोररी पॉलिटिकल थ्योरी। साथियों जिसका आपका पेपर कोड है G274 पेपर कोड है। साथियों ये हमारी 6ठी वीडियो है। इससे पहले साथियों हमने 5 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने वो नहीं देखी तो आप हमारे यूट्यूब की प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ एमए पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर का जो 7वां पेपर है उसकी वीडियो मिल जाएंगी प्ले लिस्ट में। तो साथियों आपको वो भी देखनी चाहिए। तो चलिए साथियों आगे चलते हैं। यदि साथियों आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि साथियों जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 18 जो साथियों जो आपका चित्रा मॉडल पेपर है उसमें 18वां क्वेश्चन है। आप हमारे वीडियो से भी कर सकते हैं, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला, अमर्त्य सेन का सामाजिक न्याय, प्राच्यवाद और रचनात्मकतावाद, इन तीनों पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो देखते हैं साथियों उत्तर। पहले देखेंगे अमर्त्य सेन का सामाजिक न्याय। तो पहला है अमर्त्य सेन का सामाजिक न्याय। अपनी पुस्तक आइडिया ऑफ जस्टिस का प्रारंभ ही अमर्त्य सेन न्याय के प्रति अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए करते हैं। सर्वप्रथम वे न्याय के संदर्भ में किसी एक विशिष्ट मानक को अस्वीकार करते हुए बहुआधारीय प्लूरल ग्राउंडिंग दृष्टिकोण को स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनके अनुसार किसी एक कारण या आधार पर सर्वसहमति संभव नहीं है। साथ ही सेन के मत में ऐसे किसी सर्वसहमति की आवश्यकता भी नहीं है। सेन के विचार में न्याय सिद्धांत की मांग है कि न्याय एवं अन्याय के प्रतिकार में तर्क बुद्धि का प्रयोग होना चाहिए। आगे देखते हैं साथियों। सामान्य अन्याय की अनुभूति से चलकर तर्क आधारित अन्याय के निराकरण और द्वारा न्याय संवर्धन के मार्गों के विश्लेषण एवं एक लंबा इतिहास बौद्धिक दार्शनिक मीमांसा में प्राप्त होता है। अमर्त्य सेन के अनुसार सामाजिक न्याय के संदर्भ में अभी तक की दार्शनिक मीमांसा में मुख्य 2 प्रकार के पृथक दृष्टिकोण प्राप्त होते हैं। प्रथम दृष्टिकोण जो मुख्यतः समाज के लिए एक औचित्यपूर्ण संस्थागत व्यवस्था की पहचान एवं स्थापना पर बल देता है। इसे सेन अनुभव व्यतीत संस्थावाद, ट्रांसस्केंडेंटल इंस्टीट्यूशनलिज्म का नाम देते हैं। यह दृष्टिकोण पूर्ण न्याय, परफेक्ट जस्टिस की खोज करता है, अर्थात न्यायपूर्णता की प्रकृति का अन्वेषण इसकी विषय वस्तु है। साथ ही उक्त संपूर्णता की खोज में यह उचित संस्थाओं की पहचान तक सीमित हो जाता है। उसके संभव परिणाम या व्यवहारिक परिणामों से इसका कोई संबंध नहीं होता है। इस प्रकार उक्त मत उस अनुबंधवादी विचारधारा को पुष्ट करता है जो जॉन लॉक, रूसो, कांट, जॉन रॉल्स के चिंतन में दिखाई देती है, जहाँ पूर्णता की खोज प्राकल्पनात्मक संस्थागत संरचना का प्रस्तुतिकरण प्राप्त होता है। आगे देखते हैं।
इसके अतिरिक्त एक अन्य दृष्टिकोण तुलनात्मक दृष्टिकोण कॉम्परेटिव अप्रोच है, जिसके अंतर्गत वास्तविक सामाजिक अनुभूतियों को आधार बनाकर एक तुलनात्मक प्रविधि के माध्यम से विश्व में व्याप्त उन स्पष्ट अन्यायों के निराकरण का आग्रह प्राप्त होता है जो दृष्टिकोण होते हैं ये किसी वस्तु उदित हो सकने वाले समाजों की तुलना करते हैं, किन्हीं अनुभवविदित संपूर्ण संस्थागत व्यवस्था की खोज नहीं है। सेन का मत है न्याय के संदर्भ में किसी पूर्ण व्यवस्था की खोज करना नहीं, बल्कि तुलनात्मक प्रवृत्ति के आधार पर यथासंभव न्याय में प्रवृत्ति एवं अन्याय में कमी करने का पक्षधर है। अमर्त्य सेन के शब्दों में, यद्यपि संस्था एवं नियमित वास्तविक समाज के आवश्यक अंग हैं, तथापि मानवीय जीवन अनुभव एवं अनुभूतियों को पूर्वोल्लेखित सूचनाओं मात्र से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। अतः वास्तविक अनुभूतियों पर आधारित तुलनात्मक प्रवृत्ति को सेन उत्तम मानते हैं। अनुभूतियों के संदर्भ में मानवीय जीवन की प्रकृति के बिंदु पर सेन का मत है कि तार्किकता का संबंध सिर्फ इससे नहीं है कि हमें क्या करने में सफलता प्राप्त की, अपितु उस स्वतंत्रता से भी है जो अनेक प्रकार के जीवन के मध्य चलने चयन करने की हमारे पास है। तर्क एवं चयन की यह स्वतंत्रता मानव जीवन के महत्वपूर्ण पक्ष है। निर्भर करता है कि व्यक्ति इनका प्रयोग कैसे करता है एवं करता है भी या नहीं। यदि करता है तो उसका उत्तरदायित्व भी उसी पर होगा। परंतु इतना तो स्पष्ट है कि स्वतंत्रता निर्णय एवं चयन की क्षमता मानव के पास है। यदि सामाजिक अनुभूतियों का मूल्यांकन व्यक्तियों की वास्तविकता क्षमताओं के आधार पर किया जाए तो ऐसी स्थिति में मानव जीवन को संपूर्णता में ग्रहण किया जाएगा। स्पष्ट सेन के मत में न्याय अन्याय के प्रश्न का संभव प्रत्यक्षत वास्तविक अनुभव जीवन समस्याओं आदि से है एवं इसका निर्धारण एवं निराकरण तुलनात्मक प्रविधि द्वारा संभव है। संक्षेप में तर्क वस्तुनिष्ठता सामाजिक चयन भेदभाव का अभाव जैसे तत्व न्याय की पूर्ण शर्तें हैं। वितरण न्याय एवं समानता। अमर्त्य सेन के विचार में न्याय के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का संबंध अधिकारों के संरक्षण उपयोगिता को महत्व करने या संसाधनों के निष्पक्ष वितरण में नहीं, अपितु विभिन्न मानवीय क्षमताओं की एक सार्वभौमिक स्वीकृति से होना चाहिए जो स्वयं व्यक्ति को इस योग्य बनाए कि वह न्यायपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर सके। इस प्रकार क्षमताओं के वितरण का प्रश्न ही वितरक न्याय की विषय वस्तु होनी चाहिए। वितरण के संबंध में सेन मुख्यतः दो प्रश्नों की ओर ध्यान उत्कर्ष कराते हैं जो प्राय वितरण से संबंधित सभी सिद्धांतों में विवेचना का मुख्य विषय बनते हैं। प्रथम, समानता किसकी यानी इक्वलिटी ऑफ व्हाट, एवं द्वितीय समानता क्यों, वाई इक्वलिटी। इनमें प्रथम प्रश्न ही वितरण की मुख्य विचारणीय समस्या है। सेन के शब्दों में सामाजिक व्यवस्था का प्रत्येक मानकीय सिद्धांत किसी न किसी प्रकार की समानता के मानक के आधार बनाकर ही चलता है। यहाँ तक कि कुछ सिद्धांत जो समानता के मानक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता में बाधक मानते हुए समानता एवं पुनर्वितरण का निराकरण या विरोध करते हैं, वे भी समानता की उक्त शर्त की उपेक्षा नहीं कर पाते। उदाहरण, रॉबर्ट नोजिक भी स्वतंत्रवादी अधिकारों समानता की वकालत करते हैं। प्रश्न हो सकता है कि सामाजिक न्याय हेतु समानता इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, जो कि समानता क्यों के प्रश्न से संबंध है। इस पर सेन का तर्क है, सामाजिक मुद्दों पर नैतिक तर्कणा के अंतर्गत किसी न किसी स्तर पर सभी को समान महत्व देना अनिवार्य है।
स्पष्ट है कि वितरण में न्याय के संदर्भ में एक सामान्य तर्क प्राप्यों समानता की शर्त का पालन किया जाना है। सेन समानता के उक्त बिंदु पर विश्लेषण करते हुए कहते हैं कि प्राकृतिक रूप में व्यक्ति एवं समाज अनेक प्रकार की असमानताओं से युक्त है। ब्राह्म यानी बाह्य असमानताओं जैसे सामाजिक एवं प्राकृतिक वितरण, देश काल परिस्थितियों के साथ साथ व्यक्तिगत असमानताएं जैसे आयु, लिंग, शारीरिक एवं मानसिक क्षमताएं आदि भी दृष्टिगत होती हैं। असमानताओं या वितरक समस्याओं पर विचार करते समय इनकी अवहेलना नहीं की जा सकती, क्योंकि व्यक्ति के जीवन एवं विकास के प्रत्येक निष्पादन पर इनका व्यापक प्रभाव पड़ता है। परंतु क्या इस असमानताओं का निराकरण संभव है? क्या उक्त स्तरों पर समानता स्थापित कर पाना संभव है? पूर्ववर्ती विचारधारा राल्स, नोजिक आदि जिस प्रकार आय, संपत्ति, प्राथमिक वस्तुओं आदि में समानता एवं अधिकारिता के आधार पर वितरण को न्यायपूर्ण बताने का दावा करते हैं, क्या वह संभव है? सेन के विचार में इसका उत्तर नकारात्मक होगा। उदाहरण, एक दिव्यांग व्यक्ति कभी भी एक स्वस्थ व्यक्ति के समान आगे देखते हैं समान प्रदर्शन नहीं कर पाया, चाहे उन्हें आय, संपत्ति, अधिकार आदि से पूर्ण समानता प्राप्त हो जाए। प्राच्यवाद की तरफ चलते हैं। साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें। साथियों, आप वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, ताकि साथियों हमें और मोटिवेशन मिले और हम आपको अच्छा कंटेंट और देते रहें। तो चलिए साथियों, अगले हेडिंग की तरफ चलते हैं। प्राच्यवाद एक विचारधारा है जिसके अंतर्गत पश्चिम द्वारा 18वीं और 19वीं सदी के दौरान स्वयं को केंद्र में रखकर अपनी श्रेष्ठता प्रमाणित करने के लिए पूर्वी संस्कृतियों की स्थावर संरचना बनाई गई थी। एडवर्ड सईद मानते हैं कि प्राच्यविदों द्वारा ज्ञान की अत्यंत परिष्कृत राजनीति के अंतर्गत यूरोप केंद्रित पूर्वाग्रहों का प्रयोग करके एशिया और मध्य पूर्वी की भ्रांत और रोमानी छवियां तैयार की गईं, ताकि पश्चिम की औपनिवेशिक और साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं को तर्क प्रदान किया जा सके। यह उत्तर औपनिवेशिक सिद्धांत के आधारभूत प्रतिपादनों में से एक है। भारत का अध्ययन करने वाले ज्ञान प्रकाश निकोलस डिर्क और रोनाल्ड इंडेन जैसे समाज वैज्ञानिक और हामिद दुबोसी, होमी भाभा और गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक और साहित्य शास्त्रियों पर प्राच्यवाद की स्थापनाओं का प्रभाव पड़ा। प्रारंभिक और प्राच्यवाद पश्चिम दुनिया के लेखकों, रचनाधर्मियों और कलाकारों द्वारा पूर्वी देशों की संस्कृतियों का वर्णन और अध्ययन के लिए प्रयुक्त पद था। आगे देखते हैं साथियों, 19वीं सदी में अनेक यूरोपीय साहित्यकारों और कलाकारों ने उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया की यात्रा के अनुभवों तथा कलात्मक प्रभावों को अपनी रचनाओं में अभिव्यक्ति दी थी। फ्रांसीसी कलाकार लॉर्ड वारस ने सन 1812 में ओरिएंटल स्टडीज शब्द का प्रयोग किया। प्राच्यवाद शब्द के अर्थ को एडवर्ड सईद की सन 1978 में प्रकाशित पुस्तक ओरिएंटलिज्म ने नया संदर्भ प्रदान किया। सईद ने अरब और इस्लामी सभ्यता के संदर्भ में प्राच्यवाद का विश्लेषण करते हुए साम्राज्यवाद से प्राच्यवाद के गहरे संबंध और उसके राजनीतिक निहितार्थ को रेखांकित किया। उनके द्वारा प्रवर्ती प्राच्यवाद की अवधारणा मानविकी के विभिन्न अनुशासनों, इतिहास, लेखक, संस्कृति अध्ययन, साहित्य सिद्धांत आदि में यूरोपीय केंद्रीकरण का प्रतिरोध रचने और पूर्वी सभ्यता व विचार की स्वायत्तता को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त होती है। आगे देखते हैं। प्राच्यवाद का मानना है कि यूरोपीय विद्वानों और अनुसंधानकर्ताओं द्वारा अफ्रीका, एशिया और मध्य पूर्वी का किया गया चित्रण तथ्यों अथवा यथार्थ पर आधारित न होकर कुछ पूर्व निर्धारित रूढ़ियों पर आधारित है।
यूरोपीय कलाकारों का चित्रण सभी पूर्वी समाजों को तर्क बुद्धि से वंचित, दुर्बल और स्तृण के रूप में दर्शाता है। इसके विपरीत यह पश्चिम का बुद्धि संगत, बलवान और पुरुषपूर्ण चित्रित करता है। यह दुराग्रह पश्चिम विचारकों में इतना रच बस गया है कि बहुत से पश्चिम प्रेक्षक भी इसे नहीं देख पाते। साम्राज्यवादी प्रभुत्व के अंतर्गत बहुत से पूर्वी विद्वानों ने भी इसे आत्मसात कर लिया है। इस प्रक्रिया में पश्चिमी सभ्यता का मानक बन गया है, तथ्य प्राच्य असंगत हो गया है। इस प्रकार ऑक्सीडेंट यानी पश्चिम ओरिएंटल पूर्व को अपने विपरीत ध्रुव की तरह रचता है। प्राच्यवाद की अवधारणा अंतर अनुशासनात्मक अनुसंधान का परिणाम है, जिसमें विभिन्न समाज विज्ञानों के साथ ही तुलनात्मक साहित्य की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। फूको की सत्ता और ज्ञान के अंतर संबंधों के साथ एंटोनियो ग्राम्स्की की वर्चस्व की अवधारणा ने इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। इसके अतिरिक्त कोलंबिया विश्वविद्यालय में तुलनात्मक साहित्य के प्रोफेसर के रूप में सईद को भी नस्लवादी प्रभाव वाले रचनाकार अर्नस्ट रेनन का अध्ययन करते समय यूरो केंद्रीयता अथवा यूरोपीय केंद्रीकरण के उद्गम की पहचान की यानी हुई थी। ये साथियों हमारा दूसरा चला गया, यानी दूसरा जो टिप्पणी थी वो हो गया। वे तीसरी लास्ट रचनात्मकतावाद राजनीतिक चिंतन में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन का तीसरा दृष्टिकोण है। आदर्शवाद और यथार्थवाद के मुकाबले यह दृष्टिकोण विश्व राजनीति की जांच सामाजिक धरातल पर करने के लिए प्रेरित करता है। रचनात्मकतावादियों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की सही समझ केवल भौतिक सीमाओं के दायरे में होने वाली तर्कसंगत अन्योन्य क्रियाओं से ही नहीं प्राप्त की जा सकती, जैसा कि यथार्थवादियों का आग्रह है, और न ही उन्हें संस्थागत सीमाओं के भीतर रखने से काम चल सकता है। जैसा कि आदर्शवादी कहते हैं, रचनात्मकतावादियों के अनुसार संप्रभु राज्यों के बीच बनने वाले संबंध केवल उनके स्थिर राष्ट्रीय हितों पर ही आधारित नहीं होते, अपितु उन्हें लंबी अवधि के दौरान बनी अस्मिताओं के प्रभाव में उठाए जाने वाले कदमों को प्रारूपों के रूप में देखकर समझना पड़ता है। रचनात्मकतावादी अपना ध्यान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के स्तर पर मौजूद संस्थाओं पर केंद्रित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय कानून, राजनय और संप्रभुता को महत्व देते हैं। आगे शासन व्यवस्था भी इनके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे विनियमकारी और विधेयक संरचना उत्पन्न करती हैं। उनके हाथों एक सामाजिक जगत तैयार किया जाता है, जिसकी सहायता से राज्य के व्यवहार और आचरण तात्पर्यों का अनुमान लगाया जा सकता है। रचनात्मकतावाद का सिद्धांत भौतिक आयामों की उपेक्षा नहीं करता, वह उनके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को समझने के लिए सामाजिक आयामों को भी जोड़ देता है। इसके अंतर्गत जब संस्थाओं की चर्चा की जाती है तो उसका अर्थ केवल संगठनिक ढांचा ही नहीं होता। संस्था का तात्पर्य है अस्मिताओं और हितों की एक स्थिर संरचना, ऐसी संरचना जिससे साझी समझ, साझी अपेक्षाएं और सामाजिक ज्ञान अंतर्निहित। रचनात्मकतावादी संस्थाओं को मूल एवं संज्ञानात्मक अस्तित्व की तरह देखते हैं, जिन्हें अपने कर्ताओं के विचारों की सीमाओं के दायरे में ही रहना पड़ता है। संस्थागत संरचनाओं के मानकीय प्रभाव के साथ साथ रचनात्मकतावाद बदलते हुए मानकों और अस्मिताओं व हितों के बीच बने सूत्रों की जांच करता है।
चूंकि राज्य और अन्य कर्ताओं की गतिविधियों के कारण संस्थाओं में निरंतर परिवर्तित होता रहता है, इसलिए रचनात्मकतावाद संस्थाओं और कर्ताओं को परस्पर अनुकूल करते रहने वाले अस्तित्वों के रूप में देखता है। प्रस्तुत विवेचन से लग सकता है कि एक सिद्धांत के रूप में रचनात्मकतावाद पर अमल करना कुछ कठिन होगा। वास्तव में राज्यों के व्यवहार का अनुमान लगाने के लिए किसी एक विशिष्ट सामाजिक संरचना को चुनने की अनुशंसा करने के स्थान पर दृष्टिकोण कहता है कि किसी एक परिस्थिति में उपलब्ध संरचना की जांच पड़ताल करके उसके विशिष्ट क्षेत्र में राज्य के व्यवहार का अनुमान लगाया जा सकता है। अगर अनुमान गलत सिद्ध होता है तो इसका आशय यह हुआ कि उस संरचना को ठीक से समझा नहीं गया है, वह अचानक बदल गई। अगर यथार्थवादी कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अराजकता व्याप्त है, तो रचनात्मकतावादी कहेंगे कि उनकी यह धारणा हॉब्स द्वारा प्रतिपादित प्राकृत अवस्था के आईने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को देखने में उपजी है। इस प्राक्य अवस्था का निष्कर्ष सामाजिक संबंधों की एक विशेष संरचना से निकाला गया है, जो अब बदल चुकी है। संरचनावादियों की मान्यता के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं विनिमय भी करती हैं और विधेयक भूमिका भी निभाती हैं। विनिमयकारी भूमिका का अर्थ है कि कुछ विशिष्ट प्रकार के व्यवहारों और आचरणों को मान्यता या प्रतिबंधित करना। विधेयक भूमिका से आशय है कि किसी व्यवहार या आचरण का परिभाषा करते हुए उसे एक निश्चित तात्पर्य से संपन्न करना। राज्य उनकी दृष्टि से में एक नैगमिक यानी कॉर्पोरेट अस्मिता है। वह अपने बुनियादी लक्ष्यों सुरक्षा, स्थिरता, मान्यता और आर्थिक विकास का निर्धारण करता है, पर इस लक्ष्यों की प्राप्ति सामाजिक अस्मिताओं पर निर्भर है। अर्थात राज्य स्वयं को अंतर्राष्ट्रीय समाज के संदर्भ में जिस तरह समझेगा उसी तरह उसकी सामाजिक अस्मिताएं बनेंगी। इसी तरह की अस्मिताओं के आधार पर राज्य का राष्ट्रहित संरचित होगा। आगे देखते हैं। ये साथियों लास्ट नहीं है, थोड़ा सा और बचा है। संरचनावादी यथार्थवादियों द्वारा अराजकता को दिए जाने वाले महत्व भी थी पूरी तरह नहीं नकारते, पर उनका कहना है कि अराजकता अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं है हो सकती। संबंधों की अराजकता दो मित्र राज्यों को बीच भी हो सकती है, यानी दो राज्यों के बीच भी हो सकती है, और दो शत्रु राज्यों के बीच भी। दोनों का अर्थ अलग अलग होगा। इस दृष्टि से अराजकता नहीं बल्कि उसके प्रभाव में बन सकने वाली सामाजिक और संबंधों की किस्में की ही महत्वपूर्ण हो सकती हैं। इन किस्म के सामाजिक संबंधों के अनुसार ही राज्य अपने हितों को परिभाषित करते हैं। यथा शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच का रिश्ता भी एक सामाजिक संबंध था, जिसके अंतर्गत वे दोनों एक दूसरे को शत्रु की तरह देखते थे और उसी के अनुसार उनके राष्ट्रीय हितों की संरचना होती थी। जब उन्होंने एक दूसरे को उस सामाजिक संबंध के आईने में देखना बंद कर दिया, या उस तरह के सामाजिक संबंध की परिस्थितियां ही नहीं रह गईं, तो इसके परिणाम स्वरूप शीत युद्ध खत्म हो गया। स्पष्ट है कि रचनात्मकतावाद एवं व्याख्यात्मक सिद्धांत के रूप में अपनी उपयोगिता बहुत स्पष्ट नहीं कर पाया। इसके बावजूद उसे एक सैद्धांतिक संरचना प्रस्तुत करने में सफलता अवश्य मिली है। रचनात्मकतावाद के प्रचलित होने के पीछे यथार्थवादी और आदर्शवादी दृष्टिकोण की अपर्याप्तताओं की भूमिका भी है। किसकी? अपर्याप्तवाद की भी भूमिका भी है। ये साथियों आपका
यहाँ एंड हो गया। साथियों इसमें हम बता दें कि 3 टिप्पणी कराई हैं। यदि साथियों टिप्पणी पूछी तो इनमें से आपको 1-2 टिप्पणी पूछने को मतलब क्वेश्चन में देखने को मिल सकती है। और साथियों इससे पहले हमने शायद तीसरे या चौथे जो यूनिट थी उसमें भी एक टिप्पणी कराई थी। तो साथियों आपको तीसरी या चौथी वीडियो देखनी चाहिए, उसमें एक टिप्पणी भी है। तो 3 ये और 1 वो उन दोनों को मिलाकर 4 टिप्पणी हो जाएंगी। तो साथियों आपको वो वीडियो भी देखनी चाहिए। तो साथियों यहीं तक। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि साथियों जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसकी सूचना आप तक पहुंच जाए। तो चलिए साथियों यहीं तक, धन्यवाद।